नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अयोध्या से खबर है। फिर मिले हैं मंदिर के अवशेष। समतलीकरण के दौरान अवशेष मिले हैं। राम जन्मभूमि परिसर के अंदर काम चल रहा है। समतलीकरण के दौरान एक एक कर अवशेष निकल रहे हैं। एक बार फिर से अवशेष पाए गए हैं। इससे पहले भी राम जन्मभूमि परिसर के अंदर जब काम चल रहा था तो इसी तरीके से तब भी अवशेष पाए गए थे। और ये वो सबूत थे जो बार बार चीख चीख कर ये बता रहे थे कि जो जंग हमने लड़ी थी कोर्ट में वो कितनी वाजिब थी। राम जन्मभूमि परिसर के अंदर काम चल रहा है और इस बीच समतलीकरण के दौरान एक एक करके फिर से अवशेष मिल रहे हैं। अयोध्या से राघवेंद्र जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। राघवेंद्र, एक बार फिर से वो अवशेष पाए गए हैं जो ये बताते हैं कि राम मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से राम जन्मभूमि के समतलीकरण को लेकर के यहाँ पर कार्य चल रहा है और लगातार जो राम मंदिर से जुड़े अवशेष हैं, यानी ये साबित कर रहे हैं तमाम सारे जो सवाल लोगों के जहन में होते थे, उन सारे सवालों का लगातार जवाब मिलता चला जा रहा है। समतलीकरण के दौरान जहाँ जमीन के नीचे तमाम खंडित मूर्तियां और पिलर बरामद हो रहे हैं, जिस पर वहाँ के लोगों का कहना है कि वही अवशेष हैं जो साबित करते हैं कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। और लोग यह भी कह रहे हैं कि मूर्तियां प्राचीन काल की हैं। और लगातार जो है पूजा, अगर हम ये कहें कि इस तरीके के तमाम सारे जो सवाल लोगों के मन में थे कि कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से कोई चूक तो नहीं हुई है, वह अब लगातार जो है उन सारे सवालों का जवाब मिलता चला जा रहा है। और अयोध्या वासियों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के जो राम भक्त हैं उनमें कहीं ना कहीं से खुशी देखने को मिल रही है। और आप तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सीधे जो टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही हैं कि सीधे गर्भगृह परिसर के अंदर तस्वीरें नजर आ रही है राघवेंद्र, ये कुछ स्तंभ हैं, ये मंदिर के स्तंभ हैं और इस पे जो कलाकृतियां हैं पुरानी, इन अवशेष में वो कलाकृतियां नजर आ रही हैं। अभी तक जो इतिहासकार हैं वो जाहिर सी बात है इस पर रिसर्च कर रहे होंगे कि कितने सालों पुराना राम मंदिर का इतिहास है और ये जो कलाकृतियां ये कौन सी ईस्वी की हैं। जाहिर सी बात है इसको लेकर भी इस दौरान में खूब चर्चाएं चल रही होंगी और इस पर काम भी चल रहा होगा। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि में समतलीकरण के दौरान मंदिर के जो अवशेष मिले उसमें खास तौर पर आमलक है, कलश है, पाताड़ के खंभे हैं, प्राचीन कुआं है और चौखट शामिल है। 11 मई से लगातार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंदर जो है परिसर के अंदर समतलीकरण का कार्य शुरू हुआ है। आपके पास आ रही हूँ राघवेंद्र, जगत गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम दिनेश आचार्य। राम दिनेश आचार्य जी, स्वागत है। का आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। ये हमारे लिए, ये सभी के लिए सुखद एहसास है क्योंकि समतलीकरण का कार्य चल रहा है और उस बीच लगातार राम मंदिर के अवशेष पाए जा रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से अवशेष तो उसके नीचे मिलना ही है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है वो अयोध्या में ही है जी। लेकिन दुखद ये है कि इस बात को साबित करने के लिए हमें इतनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, इतनी जो है खून खराबा का सामना करना पड़ा और वास्तव में जो सत्य था उसके लिए हमको इतना परेशान होना पड़ा। लगता है कि इन दृश्यों को देख करके ये अंदर से एक अफसोस हो रहा है कि शायद अगर सत्यता को पहले ही समझ लिया गया होता तो इतने बड़े नरसंहार और इतना उठा पटक और जो एक असामान्य स्थिति देश में स्थापित हुई है, मुझे लगता है ये नहीं हुआ होता अगर सत्य को स्वीकार कर लिया जाता तो। लेकिन ये कितना सुखद एहसास है आपके लिए, क्योंकि उन अवशेषों को देखना, उनको महसूस करना किसी भी राम भक्त के लिए अपने आप में एक अलग ही तरह का भाव है। ये नहीं, निश्चित रूप से क्या है कि हम लोग तो ये मानते हैं कि अयोध्या में दो चीजें जो है वो भगवान श्री राम के समय की हैं। पहली है यहाँ की सरयू, जो सरयू माँ यहाँ नदी प्रवाहित है, और दूसरी यहाँ की भूमि जिस भूमि पर उस परमात्मा भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आज जब ये अवशेष आ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है और समस्त सनातन धर्मियों को ये बात का एहसास होता है कि जैसे भगवान का साक्षात्कार करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि जैसे ये सब मूर्तियां मिलकर के उस भव्यतम मंदिर के उस स्वप्न को जागृत कर रही होंगी कि किसी काल में भव्य श्री राम मंदिर रहा होगा, जो समय से मुगलों ने आकर के उसको समाप्त करके और वहां पर तथाकथित मस्जिद की स्थापना कर दिया। लेकिन आज ये स्थापित सत्य को देख एक सुखद अनुभूति हो रही है और भगवान की निष्ठा और बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए राघवेंद्र। लगातार बने राघवेंद्र। ये जो कलाकृतियां जो उकेरी गई थी इन चौखटों पर, इन स्तंभों पर, जो कि इस वक्त इन अवशेष के माध्यम से बाहर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जैसा कि अभी दिनेश आचार्य जी ने जिक्र किया कि ये जो कलाकृतियां हैं ये उस दौरान के, उस शासन काल के दौरान में राम के जो अपने
यहाँ पर जो पूरा शासन काल रहा उसमें जो कलाकृतियां थी उसको उभारता है, उसको दर्शाता है, तो क्या लोग उसको महसूस कर पा रहे हैं? वो कैसी भव्यता रही होगी, किस तरह का वो पूरा महल रहा होगा, किस तरह से वो पूरा मंदिर रहा होगा? बिल्कुल, मैं पूजा बता दूं कि जिस तरीके से तमाम सारी चीजें मिली, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी हैं, पुष्प कलश है, आमलक है, दोरजाम्ब है और तमाम सारी चीजें हैं जिसमें 5-5 फुट आकार के नक्काशी, तो तमाम सारे खंभे हैं, शिवलिंग की आकृति भी पाई गई है। तो ये चूंकि विषय जो है एएसआई का है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी पूरी जांच करेगी और पुरातत्व विभाग के जो तमाम सारे शोधकर्ता हैं वो जांच करने के बाद ही जो है कुछ इस पर डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर जो उस समय का मंदिर रहा होगा वह कितनी दूरी में बनाया गया होगा, गर्भगृह कितनी दूर में रहा होगा, वहां का जो भोजन बनाने की तमाम सारी व्यवस्था पद्धति बनाई जाती है, आखिर हर मंदिर के अंदर तमाम नाना प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जहां मंदिर का गर्भगृह अलग होता है, भगवान के जो भोग लगता है वो कहाँ बनाया जाता है, आरती कहाँ पर होती है, तो वो उस सब चीजों को जो है अब कहीं ना कहीं से पुरातत्व विभाग खंगालने की कोशिश करेगा और वो बहुत जल्दी एक एक कर सामने आती रहेंगी। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका। और महाराष्ट्र में एक और साधु की हत्या मामला, अयोध्या के साधु संत इस हत्या से अब लामबंद हो गए हैं। महाराष्ट्र के लिए कूच कर सकते हैं साधु संत, महाराष्ट्र सरकार की निंदा कर रहे हैं अयोध्या के साधु संत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आश्रम के अंदर साधु की हत्या की गई, आश्रम से कुछ ही दूरी पर सेवादार का शव भी मिला है। और अब महाराष्ट्र में क्योंकि ये साधु संतों की हत्या का ये दूसरा मामला है, इससे पहले जो पूरा साधु संतों का मामला हुआ था उसको लेकर जो बवाल शुरू हुआ था वो सबके समक्ष था ही, लेकिन अब एक बार फिर से नांदेड़ में हुई एक और साधु की हत्या मामले में लामबंद हो रहे हैं साधु संत। और अब साधु संत ये तय कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की ओर कूच किया जाए। अयोध्या के साधु संत हत्या से लामबंद हो गए हैं और राघवेंद्र लगातार बने हैं। राघवेंद्र, ये महाराष्ट्र में साधु संत की हत्या मामले में दूसरा क्योंकि ये वाकया है जिसके बाद अब नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि साधु संत लामबंद होकर महाराष्ट्र की ओर कूच करने की तैयारी में है। राघवेंद्र, आप हैं क्या हमारे साथ? चलिए फिर से संपर्क करेंगे हम राघवेंद्र का, उनकी ओर रुख करेंगे। लेकिन देखिए, अयोध्या से आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो एक और साधु की हत्या हुई है उसके बाद खबर ये आ रही है कि जो साधु संत समाज है उनमें बहुत नाराजगी है और इसी नाराजगी के चलते अब साधु संत समाज महाराष्ट्र की ओर कूच करने का फैसला कर रहा है, बंद हो रहे हैं साधु संत। राघवेंद्र फिर से जुड़ गए हमारे साथ में। राघवेंद्र, साधु संत समाज लामबंद हो रहा है और तैयारी है महाराष्ट्र कूच करने की, क्या कुछ ताजा है इसी को लेकर? देखिए, बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से अभी हाल में ही कोरोना लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पास घर में 2 साधुओं की जो है मॉब लॉन्चिंग जैसी घटना को अंजाम देते हुए तमाम सारे लोगों ने उनकी पीट कर हत्या कर दी थी, उसके बाद से अयोध्या ही नहीं बल्कि सभी अखाड़ों के महंत और पूरे देश से जो है वह आक्रोशित हुए थे, महाराष्ट्र सरकार की निंदा भी की थी और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर दूसरी कोई इस तरीके की घटना होती है तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पूरा साधु संत समाज जो है लामबंद हो जाएगा, कुछ भी करेगा। और जब कल देर रात एक घटना हो गई जहां पर सद्गुरु शिवाचार्य नांदेड़ आश्रम में जो है शिष्यों के साथ रहा करते थे और कल देर रात उनकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी। इसके बाद भले ही मौके पर वहां की पुलिस पहुंची है, शव का पंचनामा किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन फिर भी जो अयोध्या के साधु संत हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि साधु संतों के ऊपर ही जो है गलत तरीके से लोग हत्या कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उत्पीड़न किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र सरकार के को घेरते हुए नजर आ रहे हैं अयोध्या के तमाम सारे साधु संत और वह उनका आक्रोश है। जैसे ही कोरोना लॉकडाउन समाप्त होता है वह स्वयं जो है यहाँ से कूच करने के लिए तैयार हैं, अभी से ही, बल्कि वो रेलवे टिकट और तमाम सारी जो है तैयारियां कर रहे हैं, खुफिया एजेंसियां भी उनके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं पूजा। लेकिन जिस तरीके से ये घटना देखी जा रही है वाकई ये झकझोर देने वाली है कि आखिर उस साधु संतों की क्या गलती थी, आखिर उनकी क्यों हत्या कर दी जा रही है, ऐसा क्या रहा है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उनकी ऐसी क्या गलतियां हैं कि बार बार साधु संतों पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अब ये जांच का विषय है फिलहाल में कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहे, कौन इस हत्या के पीछे है। लेकिन इस वक्त ये देखिए, जो नाराजगी साधु संतों के अंदर जरूर बढ़ा रहा है
और जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जुड़ गए हमारे साथ में एक बार फिर से। राम दिनेश आचार्य जी, ये जो साधु संतों पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर साधु संत समाज में बहुत ज्यादा नाराजगी है और महाराष्ट्र की ओर कुछ की तैयारी है। नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है कि इस देश में सनातन धर्मावलंबी जिस देश में रहते हो, जहां बहुसंख्यक हिंदू समाज रहता हो और उनके संतों की हत्या हो रही है। निश्चित रूप से ये क्या साबित कर रही है सरकार, ये बात थोड़ी समझ से परे है। जहां संतों को भगवान के रूप में देखा जाता है, जो समाज के आध्यात्मिक जागृति का जिम्मा जिनके कंधों पर होता है, पर उनकी हत्या हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आतंकवाद हमारे यहाँ ही पनपता जा रहा है। हम अपने संतों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है और सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है। सरकार को आगे आकर कर उस पर तैयार होकर के संपूर्ण रूप से रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जब संत ही नहीं सुरक्षित हैं, आप अपराधी को मारा जाए, पापियों को मारा जाए, बात तो ठीक है, लेकिन साधु संत और सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्तियों की यदि हत्या होती है तो मुझे लगता है कि ये सरकार की नाकामी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। और इसके लिए संपूर्ण रूप से महाराष्ट्र सरकार कटघरे में खड़ा हो रहा है कि वो संतों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। बने रहिए। महंत राजकुमार दास भी जुड़ गए हमारे साथ में। महंत राजकुमार दास जी, आपका भी स्वागत है। सरकार से आप लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, महाराष्ट्र सरकार से इतनी नाराजगी बढ़ रही है कि अब आप लोगों ने फैसला किया कि आप लोग महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे। जी, निश्चित तौर पे अभी विगत कुछ ही दिनों पहले पालघर की घटना हुई, जहां पर 2 संत और उनका ड्राइवर निर्दोष और उसको इस तरह बेरहमी से पीट करके पब्लिक ने, और पुलिस भी वहां मौजूद थी, जिससे लगता है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है महाराष्ट्र में। और वो जो शिवसेना है वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को कहीं ना कहीं तिलांजल दे चुकी है, क्योंकि वो धर्म संस्कृति के रक्षक के रूप में थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और उनके सुपुत्र जो मुख्यमंत्री हैं ये बिल्कुल विपरीत और वामपंथी हो गए हैं। क्योंकि जहां धर्म संस्कृति और संत नहीं सुरक्षित रहेंगे तो ये समाज और देश नहीं सुरक्षित रहेगा, जिनका जीवन ही समाज के लिए होता है। ऐसे बेगुनाह संतों को लगातार 2 घटनाएं हो रही हैं। 2 संत अभी नांदेड़ के आश्रम में अपने मारे गए, और इस तरह की विफलता गवर्नमेंट की ये सिद्ध करती है कि कानून व्यवस्था नहीं है और अपराधियों में किसी भी तरह का कोई भय नहीं रह गया है जो होना चाहिए, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में ही संत मारे जा रहे हैं। लॉकडाउन समाप्त होते ही संतों की पूरी बैठक होगी और पूरे भारत से साधु समाज इसमें आएंगे, सब जुटेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ पूरी तरह से लामबंद होकर के लोग लगेंगे, और जितना हो सकता है कि घोर निंदा की जाए, क्योंकि संत किसी का कोई अपराध नहीं किए, अपने आसन में थे और वो लोग अपने गुरु की अंत्येष्टि में जा रहे थे। ऐसे लगातार संतों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। इसका पूरे अयोध्या के साधु समाज की तरफ से और पूरे देश का साधु समाज इससे नाराज है। और लॉकडाउन समाप्त होते ही, क्योंकि संत मर्यादा और गरिमा में रहते हैं, लेकिन जहां पर जान ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो वो संस्कृति और धर्म कैसे सुरक्षित रह सकता है। भारत में लगातार संतों के साथ इस तरह, और वो महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही है, घोर लापरवाही है, और इस गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वहीं क्यों हो रही लगातार पूरे देश में। अभी तो कोरोना के ऐसे ही भय से लोग नहीं निकल रहे हैं, और इस तरह की निंदनीय घटना महाराष्ट्र में हो रही है। कहीं ना कहीं हिंदू के नाम पर जो शिवसेना महाराष्ट्र में बाला साहब ने कायम किया था वो अपनी राह से भटक चुकी है, और इसका घोर निंदा करता है साधु समाज पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत के लिए। खबर लखनऊ से, केजीएमयू की जांच लैब में 32 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। 1500 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट हुए थे। 1554 सैंपल में 32 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें हरदोई के 10 हैं, कन्नौज के 2 लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शाहजहांपुर के 3, लखनऊ के 7 लोगों को कोरोना, संभल के 4 मरीज और मुरादाबाद के 6 लोगों में पुष्टि हुई है कोरोना की। शाहजहांपुर के 3 केसेस हैं, लखनऊ के 7 केसेस पॉजिटिव है, संभल के 4, मुरादाबाद के 6 लोगों में पुष्टि हुई है। और देखिए 1554 रिपोर्ट कलेक्ट की गई थी, सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिनमें से जो रिपोर्ट आई है वो 32 की पॉजिटिव आई है। 1550 के करीब देखिए लोग जो कि संदिग्ध थे, सभी के टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा था, और अब उनमें से टेस्ट रिपोर्ट 32 की पॉजिटिव आई है। अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो लखनऊ के 7 है, संभल के 4 हैं, इसी तरह से मुरादाबाद के 6 लोगों में
पुष्टि हुई है कोरोना की। 32 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं इस जांच लैब में। 1554 सैंपल में से 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसके वाजपेयी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। एसके, उत्तर प्रदेश में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच केजीएमयू में 1554 में से 32 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। अभी और सैंपल जाहिर से बात है कलेक्ट किए गए होंगे। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है प्रदेश की अभी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में 26 लैब जांच कर रही हैं जो कोरोना के टेस्ट विभिन्न जिलों में हो रहे हैं, जिसमें से केजीएमयू भी एक है। और केजीएमयू में 1554 नमूनों की जांच हुई थी, जिसमें 32 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें हरदोई, कन्नौज, शाहजहांपुर, लखनऊ और संभल, मुरादाबाद जैसे जिले हैं जहां से 32 नए मरीज डिटेक्ट हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि कोरोना के मरीज लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं ये उन जिलों से आ रहे हैं जहां पहले शायद एक भी मरीज नहीं था। चाहे हम उन्नाव की बात करें या संभल की बात करें, हरदोई की बात करें, ये वो जिले हैं जहां मरीज थे ही नहीं और ये नए डिटेक्ट हुए हैं। और लगातार पिछले एक हफ्ते से 2, 4, 5 की संख्या में मरीज वहां से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रवासी उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं वो भी एक कारण है। उसके अलावा जो विभिन्न रियायतें मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का निकलना और बाहर आना जाना, एक दूसरे से मिलना थोड़ा जरूर बढ़ा है। ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मरीज बढ़ रहे हैं। अब लोगों को ये समझना होगा और वो हर तरीका एडवाइजरी में बताया गया है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर फॉलो करेंगे तभी इस महामारी से बच सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें महाराष्ट्र से आ रही हैं या हम देश के बाहर दूसरे देशों की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक चेतावनी जरूर है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि वो इससे बचाव का हर वो संभव प्रयास करें जो एडवाइजरी में बताया गया है। जी अच्छा, अभी आगे क्या कुछ और तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि अब जो चैलेंजेस सामने हैं वो तो हैं ही, लेकिन चुनौतियों से पार पाना ही इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। इसको लेकर अभी तक क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से कोरोना को हम लेकर बात करें, उत्तर प्रदेश में जो संख्या है वो 5000 के पार हो चुकी है। आगरा जैसे शहरों की बात करें जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, तो वहां पर जो करीब 87% ऐसे मरीज भी हैं जो डिस्चार्ज हो गए हैं, जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है। जो जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं उसी तरीके से लगातार डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। हालांकि अगर हम मौतों का आंकड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 155 मौतें हैं जो कोरोना की वजह से हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि अब जो 26 जो लैब्स हैं जहां पर अभी तक जांच हो रही है, उनकी संख्या अभी तक 5000 टेस्ट प्रतिदिन की है, उनको बढ़ाकर 10,000 करना है। आने वाले एक सप्ताह के अंदर इनकी क्षमता 10,000 तक हो जाएगी। क्योंकि जिस संख्या में लगातार प्रवासी उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमितों की संख्या है वो भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। तो उसको पार पाने के लिए जो बेडों की संख्या है, अभी करीब उत्तर प्रदेश भर में लगभग 1 लाख के करीब में बेड सरकारी और निजी अस्पतालों में तैयार किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी संख्या को भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जो कोविड लेवल 1 के हॉस्पिटल हैं उनको कोविड 2 में कन्वर्ट करने के निर्देश दिए हैं। कोविड 3 के जो हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में केवल 6 हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के भी निर्देश सीएम योगी ने जारी किए हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर्स की बात हो या फिर सीधे आइसोलेट करना हो, तो उन चाहे बेड और टेस्टिंग सभी चीजों की संख्या बढ़ाई जाए और इस महामारी से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाए। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। कोविड अस्पतालों में मोबाइल बैन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मोबाइल से कोरोना को खतरा तो देश भर में बैन लगे। अस्पतालों के खराब हालात छिपाने के लिए मोबाइल पर रोक। डीजी मेडिकल ने अस्पतालों में मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाई है। और अखिलेश इस ट्वीट के जरिए ये आरोप लगा रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है मोबाइल पर बैन का, उसकी वजह है अव्यवस्थाओं को छुपाना। मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो इस संक्रमण को रोकने के लिए आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ पूरे देश में आप बैन लगाइए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः है अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचने, इसलिए पाबंदी है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अध्यक्ष सहित लगभग 10 अज्ञात पर भी दर्ज हुआ है मुकदमा। बिना अनुमति के कोरोना महामारी में धरने पर बैठने पर हुआ मुकदमा।
धारा 44 का उल्लंघन करने पर दर्ज हुआ कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा। बस्ती कोतवाली में दर्ज हुआ है कांग्रेसियों पर मुकदमा। गैर प्रांत से लौट रहे श्रमिकों के लिए बस चलाने की अनुमति की मांग उठाई गई थी। अच्छा क्यों रुक गए हसन की। और जिंदगी की पटरी अब थोड़ी सी बेहतर नजर आती है, क्योंकि अब अमौसी एयरपोर्ट से कल से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। और अभी अगर बात करते हैं ट्रेनों की, तो ट्रेनों को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अमौसी एयरपोर्ट 27 उड़ानों को मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु का शेड्यूल जारी हो चुका है। इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया ने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा न करने की सलाह। सोशल डिस्टेंसिंग और सभी सुरक्षा उपायों के साथ शुरू होंगी घरेलू फ्लाइट। आरएसएस नेता की गुंडई, बेटी का रिश्ता टूटे तो दादागिरी दिखाई। युवक और उसके पिता को बंधक बनाया, निर्वस्त्र किया, मुर्गा बनाया और फिर मारपिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल लखीमपुर के पीलिया निवासी रमेश चंद्र गुप्ता ने अपने बेटे विनय गुप्ता की शादी की बात 3 साल पहले हरदोई के आरएसएस नेता कैलाश नारायण गुप्ता की बेटी से चलाई थी। कुछ कारणों से विनय गुप्ता इस शादी से खुश नहीं थे, उन्होंने इनकार कर दिया, जो भी वजह रही हो। इसके बाद संघ नेता कैलाश नारायण गुप्ता, विनय गुप्ता और उनके परिवार से नाराज थे। इस बीच दिसंबर 2019 में विनय की शादी हरदोई के कन्हैयालाल गुप्ता की बेटी से तय होती है। गोद भराई भी हो जाती है। 2020 में शादी होनी होती है, लेकिन कन्हैयालाल गुप्ता ने इस शादी से इनकार कर दिया। शनिवार दोपहर में लखीमपुर से रमेश चंद्र गुप्ता अपने बेटे विनय गुप्ता के साथ हरदोई आए और वहां पर उनके साथ विवाह हुआ। 6 दिसंबर को हमारा रिश्ता कन्हैयालाल जी के वहाँ फिक्स हुआ था। 6 दिसंबर को वहाँ पर गोद भराई हुई थी। उसके बाद फरवरी में उन्होंने मना कर दिया कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो हमारी उनसे बराबर फ़ोन पर बात होती थी। उन्होंने कहा आप लोग आ जाइए हरदोई और अपना जो है सामान, हमने कहा हमारा सामान हमको दे दीजिए और अब आपका जो खर्चा हुआ है गोद भराई में वो आप ले लीजिए। तो आज उन्होंने हमको राम जानकी मंदिर में बुलाया। हम राम जानकी मंदिर में गए और वहाँ पर उन्होंने बताया हमारा 55,000 रुपये खर्च हुआ है। तो पैसा उनका कम ही खर्च हुआ था, लेकिन उन्होंने 55,000 बताया। तो वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा 40,000 दे दो। तो हमने उनको 40,000 दे दिया। उन्होंने हमारा जेवर वापस कर दिया। इतने में कैलाश और उनके बेटे लोग आ गए और लकी और मनोज नाम के लोग हैं वो लोग आ गए। उन लोगों ने हम लोगों को राम जानकी मंदिर से पकड़कर अपनी आड़त पे ले गए दुकान पे। वहाँ पर हम लोगों को निर्वस्त्र कर दिया, मारा पीटा और बहुत ही बेइज्जती हम लोगों की। उनसे क्या वजह थी? वो पहले हम अपनी बेटी का रिश्ता हमारे लिए लेकर आए थे। उनकी बेटी हमको पसंद नहीं आई थी, तो हमने शादी के लिए इनकार कर दिया था। उसी की खुंदक आज उन्होंने हमसे निकाली है कि हमारी बेटी से रिश्ता इन्होंने क्यों नहीं किया। किसको मारा है? हमको मारा और हमारे पिताजी को मारा। 6 दिसंबर ये लखीमपुर जनपद के पलिया कला से कुछ लोग यहाँ आए थे, जिनकी बेटे की शादी का प्रकरण यहाँ तय हुआ था और कैंसिल होने के बाद आज उनका लेन देन हो रहा था। उसी बीच में पूर्व में भी इनकी शादी तय हुई थी यहाँ ही किसी दूसरे मंडी के आड़ती के बेटी से। उसी में मारपीट हुई है और संबंध में कुछ लोग यहाँ कोतवाली पर मौजूद हैं जो तहरीर देंगे और तदनुसार कार्रवाई करेंगे।